तो चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर, ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जारी है। लैंडफॉल के कारण धामरा में पेड़ उखड़े, कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। बंगाल समेत 7 राज्यों पर इसका असर भी देखने को मिला है। यह बड़ी जानकारी ओडिशा से। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जारी है और लैंडफॉल के कारण धामरा में पेड़ उखड़े और साथ ही साथ कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद कर दिए गए हैं और बंगाल समेत 7 राज्यों पर इसका असर देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और आईएमडी के अनुसार दाना का लैंडफॉल जारी रहने की संभावना है। और आईएमडी ने बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्र जिले के धामरा के बीच पहुंचा। इस दौरान हवा की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और दाना के दस्तक देने के बाद से ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और वहीं पश्चिम बंगाल में भी दाना का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। जब ओडिशा के तट से चक्रवात दाना टकराया तो इसकी रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और चक्रवात दाना के कारण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश हो रही है, जहां तट इलाकों में भी स्थिति जो है वो बिल्कुल ही खराब हो गई है। तेज हवाओं के चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों पर पेड़ जो है वो उखड़कर गिर गए हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार देर रात चक्रवात दाना के संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और पूरी तरह से यहां पर पूरी रात नियंत्रण कक्ष में वो रही और हालत की यहां पर जानकारी ली है। बंगाल में अब तक 20,11,234 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, जहां 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द और उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए अब इस साइक्लोन का जो असर है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 400 से अधिक जो ट्रेनें हैं उसे रद्द कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो उड़ानें हैं उसे भी निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उन्होंने हालातों का जायजा लिया है और साथ ही साथ उन्होंने बैठकें की हैं, चर्चा की है और ओडिशा के तट पर अब ये जो लैंडफॉल दासा का है जो ये देखने को मिल रहा है पूरी तरह से, जिसके कारण कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगे और 400 से अधिक ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। बंगाल समेत 7 राज्यों में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जो है वो जारी है। लैंडफॉल के कारण धामरा में पेड़ उखड़े और पेड़ जो है वो उखड़कर रास्तों पर गिरे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा और बंगाल समेत 7 राज्यों पर इसका असर देखने को मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते। देश के सबसे बड़े सूबे लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अखिलेश ने जातियों का गणित बैठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, अब उसी की मिट्टी पलित करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आज बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अखिलेश ने जातियों का गणित बैठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, अब उसी की मिट्टी पलीत करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चुन चुन कर उम्मीदवारों को उतारा।
योगी की लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हुए उनके नाम हैं फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य, करहल से अनुजेश यादव, कटेहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर। इधर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आई, उधर लोग सोशल मीडिया पर भी सपा कांग्रेस के आपसी झगड़े का मजा लेने लगे। खबरें सामने ऐसी आ रही हैं कि सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस को जो सीट चाहिए थी वो उसे नहीं मिली और इसलिए वो बैकफुट पर आ गई। हालांकि इन सब के परे भाजपा अकेले दम पर ये चुनाव लड़ने जा रही है और शायद जीतने भी। मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है, हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करेल विधानसभा। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें उपचुनाव पर लगी हुई हैं। हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीएल वर्मा साहब से। वर्मा जी, आपकी भी लोग भी जिम्मेदारी है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चाहे चुनाव उपचुनाव हो या फिर हमारे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हो, अभी आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव देखे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, जो जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण पूर्वक मतदान कराने का काम किया और निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होकर के जिस तरह से मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ ये केवल जम्मू कश्मीर की जीत ही नहीं है, तो देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और भले ही जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार न बनी हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा वोट आज तक का मिला है तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को मिला है। और साथ ही साथ में हरियाणा की बात मैं करूं तो आपने देखा हुआ कि आपके सारे एग्जिट पोल चाहे कुछ ही बता रहे हो, लेकिन हरियाणा की जनता का दिल माने प्रधानमंत्री मोदी के दिल के साथ तो मिला हुआ था। तो माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है, देश के लिए काम किया है, तो हरियाणा के लोगों ने जिस तरह से उसे मोहर लगाने का काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, वैसे ही झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या उपचुनाव हो, भाजपा का परचम सभी चुनाव में उपचुनाव में फहराए। आप कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर वो जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी दावा कर रहे थे। अखिलेश यादव तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी दावा कर रहे थे। तो ये दावा समाजवादी पार्टी के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग जो करते हैं, उनके दावा सब वैसे नहीं होते हैं, खोखले दावे होते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि परचम भाजपा का उपचुनाव में करें। ये तो हुई भाजपा की बात, लेकिन कांग्रेस और सपा में आखिरकार विवाद की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर क्यों गठबंधन की भाषा बोलने वाले दोनों दल इस सहमति पर पहुंचे कि कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी होगी? उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। दरअसल हरियाणा में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि योगी का जो ऑरा है उसका भेद सुलझा पाना कांग्रेस के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। योगी की राष्ट्र नीति से भरे भाषणों से सपा और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की उन सीटों के लिए सपा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। तो कुल मिलाकर अब यूपी का असल मायने में सियासी अखाड़ा सज चुका है। दोनों ही दलों की तरफ से धीरे धीरे नामों का खुलासा भी हो गया है। अब इंतजार तो है बस 13 नवंबर का, जिस दिन ये बात फिक्स हो जाएगी कि उपचुनाव की सियासी गद्दी पर मठाधीश विराजते हैं या फिर 2 लड़कों की जोड़ी पॉपुलर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति है, जैसे तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और टिकट का बंटवारा यहां पर बीजेपी ने कर दिया है, तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी।
बंटवारा हो चुका है। टिकट को जिस तरीके से बांटा गया है, बीजेपी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर और जात क्षेत्र धर्म उसको भी बैलेंस किया गया है। और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को खासतौर से लेकर के, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा और ये उपचुनावों को हम लोग जीतेंगे। और यूपी में किस तरह की रणनीति रहने वाली है यहाँ पे बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष जो है वो दावा करता हुआ हमेशा ही नजर आया है, हर चुनाव में दावा करता है, लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है हम जानना चाहते हैं। जो रणनीति बनती है वो सार्वजनिक तौर पे बताई नहीं जाती है, तो फिर रणनीति बता देंगे तो उसकी काट हो जाएगी। लेकिन जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और महाराष्ट्र और झारखंड की भी अगर हम बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव है, बेहद उठापटक देखने को मिल रही है। आपस में जो राजनीतिक दल है वो आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे। चुनाव की पूर्व संध्या पर हमेशा राजनीति में भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति होती है। लोग डरते हैं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए भगदड़ होती है और भ्रम रहता है पता नहीं कौन सरकार बना रहा है। जैसे हरियाणा में सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं बन रही है, तो इस पोजीशन में बहुत से लोग कांग्रेस में चले गए थे, बड़े नेता लोग, कि कांग्रेस सरकार बना रही है। तो वस्तुस्थिति दूसरी थी। लेकिन मोदी जी का चेहरा हर बूथ तक प्रभाव डालता है, क्योंकि हर बूथ में लाभार्थियों की संख्या बड़ी संख्या होती है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक गरीबी आधारित है। और ये देश गरीब लोग ज़्यादा हैं, वो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हों और प्रसन्न हों। मात्र 12,000 का शौचालय के लिए 12 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 1,20,000 का देहात में और 2.5 लाख के शहर में प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास के लिए हम राजनीतिक लोगों के घर रोज सुबह लोग आते हैं। इसी प्रकार से 12 करोड़ किसान 2-2 हज़ार की किसान सम्मान निधि लेने के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मोदी जी एक बटन दबाएं और उनके खाते में 2,000 रुपये की किस्त आए। तो इनकी संख्या ज़्यादा है। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि इस देश में जातवाद ना होता, उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ गोत्रवाद ना होता, और अपनी अपनी जाति नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते, केवल लाभार्थी अपने परिवार के साथ वोट डाल दें, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट महाराष्ट्र में और झारखंड में और उपचुनाव में जीत जाएंगे। क्योंकि लाभार्थी जब 140 करोड़ आबादी है, 80 करोड़ मकान, 80 करोड़ खाना खा रहे हैं, जिस दिन वो वोट डालने जाएंगे उस दिन भी मोदी जी के गेहूं चावल खाकर जाएंगे और हो सकता है खिलाफ में वोट डालें। यहाँ मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि मुंह खाता है तो आंखों को झुकना चाहिए, यदि हम खानदानी है, ठीक है ना। नंबर 2 बात, ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखित संविधान के किसी पन्ने पे लिखा नहीं है कि शौचालय देना राज्य का कर्तव्य है, इस्तेमाल करना उनका अधिकार है, और आवास देना कर्तव्य है, रहना अधिकार है, गेहूं चावल देना कर्तव्य है, खाना अधिकार है। तो ये गैस का सिलेंडर देना कर्तव्य है, खाना बनाना हमारा अधिकार था। अगर ये मैंडेटरी था तो देश के नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी भाई, नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा गुजराल साहब, इनको दे देना चाहिए था अगर संवैधानिक होती। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी योजना है, इसलिए इसको थोड़ा सा एहसान वाली योजना माननी चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए पार्टी को। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। मीनाक्षी श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।